नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास खूंखार। खूंखार अनिल मोहन जी द्वारा लिखे गए उपन्यास ज्वालामुखी का दूसरा भाग है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप ज्वालामुखी उपन्यास जरूर देखें, जो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। तभी आप इस उपन्यास का भरपूर मजा ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। खूंखार। अजगर खान ने घोड़े की लगाम खींची। तीव्र हिनहिनाहट के साथ घोड़ा अपनी अगली दोनों टांगे उठाने के बाद रुका। अजगर खान ने एक निगाह खुमान सिंह के शानदार बंगले पर मारी, फिर उछलकर घोड़े से नीचे उतर आया। लगाम थामे वह फाटक के पास पहुंचा। वहां मौजूद दोनों हथियारबंद पहरेदारों ने उसे देखा। मुझे खुमान सिंह से मिलना है। क्यों? काम है। अजगर खान के माथे पर बल पड़ गए। तू क्यों पूछता है? भीतर खबर कर। जानता नहीं मुझे? अजगर खान नाम है मेरा। भीतर जाकर बोल। एक पहरेदार भीतर की तरफ बढ़ गया। अजगर खान ने घोड़ी की लगाम स्टैंड पर बांध दी। खुमान सिंह से तो उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता आधे घंटे के बाद उसे गजाला के सामने हाजिर कर दिया गया। अजगर खान के ऐतराज उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह जिस काम की खातिर आया था, उसके लिए खुमान सिंह की बेटी गजाला से मुलाकात हो या खुमान सिंह से, बात एक ही थी। वह तो उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपने दुश्मन ज्वाला पर वार करने आया था। गजाला ने गहरी निगाहों से उसे देखा। क्यों अजगर खान? गजाला ने प्रभावशाली स्वर में पूछा। बहुत ही खास बात करने आया था आपसे, अजगर खान बोला। बोलो। थापर नाम का कैदी आपके कैद खाने से भाग निकला है ना? तो और आपका ख्याल है कि उसे देवराज चौहान और जगमोहन ने फरार करवाया है। हमारा ख्याल छोड़ो, तुम अपनी कहो। वह दोनों अकेले यह काम नहीं कर सकते, उनका साथ किसी ने दिया है। गजाला के होठ भींच गए। तुम जो भी कहना चाहते हो स्पष्ट कहो अजगर खान, बात को लंबा मत करो। मैं उसे जानता हूं, जिसने देवराज चौहान और जगमोहन का साथ दिया है। कौन है वह? गजाला के होठों से गुर्राहट से निकली। थापर को उसी ने पनाह दे रखी है। मैंने पूछा है कौन है वह? गजाला का स्वर सर्द हो गया। ज्वाला। गजाला के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। ज्वाला? हाँ, थापर इस समय उसी के ठिकाने पर छिपा बैठा है। अजगर खान, गजाला ने उसी लहजे में कहा, यह बात तुम इसलिए भी तो कह सकते हो क्योंकि ज्वाला के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। तुम? इसमें दुश्मनी की कोई बात नहीं। थापर ज्वाला के पास ही है। अगर यह बात गलत निकली तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। अजगर खान के होठों पर मुस्कान उभरी। धर्मराज का चेहरा आग उगल रहा था। आंखें धधक रही थी। वह मौत का प्रतिरूप लग रहा था। जबड़े इतनी जोर से भींचे थे कि गालों की हड्डियां बाहर की ओर झलक उठी थी। तेज तेज कदम उठाते हुए उसने कमरे में प्रवेश किया। सामने ही ज्वाला कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर कठोरता के भाव थे। क्रोध से सुलगती उसकी निगाह धर्मराज की आंखों में जाकर अटक गई। तुम जो कहने आए हो मैं जानता हूं, कहते हुए ज्वाला उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तप रहा था। वह आगे बढ़ा। अलमारी खोलकर उसमें से गन निकाली और धर्मराज की तरफ उछाली, जिसे कि धर्मराज ने फौरन लपक लिया। दूसरी गन ज्वाला ने खुद थामी और पलटा। गजाला और बन्ने शाह के साथ करीब 30 आदमी हैं। धर्मराज ने दांत भींचकर कहा, सबके तेवर खतरनाक लग रहे हैं, वह रुकने वाले नहीं। रोकना हमें आता है, ज्वाला ने गुर्राकर कहा। रोकना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वे हमारी जान लेकर रहेंगे। सही पोजीशन क्या है? ज्वाला ने गन की मैगजीन चेक करते हुए कहा। गजाला, बन्ने शाह और सारे आदमी इस जगह को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। हमारे आदमियों ने पोजीशन ले रखी है। सामने खुमान सिंह की बेटी को देखकर वे हिचक रहे हैं। सबको समझा दो, सामने कोई भी हो परवाह ना करे। समझाकर ही आया हूं। कितने आदमी हैं इस वक्त हमारे पास? ज्वाला ने ठंडे स्वर में पूछा। 20-22 के करीब। बहुत हैं, ज्वाला ने पूर्वता लहजे में कहा। संभाल लेंगे हम उन्हें। तुम थापर को समझा दो कि इस वक्त उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। उसे कहना कि फायरिंग शुरू होते ही पीछे वाले रास्ते से किसी तरह निकल जाए। जब सब कुछ संभल जाए तो बेशक वापस आ सकता है। धर्मराज ने सिर हिलाया।
और किसी तरह एक आदमी देवराज चौहान की तरफ रवाना कर दो। उसे कह दो कि वह मकान छोड़कर कहीं और खिसक जाए, क्योंकि ये लोग मुकाबला करने के बाद देवराज चौहान और जगमोहन को निवाला बनाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि यह बात खुल चुकी है कि देवराज चौहान की मदद हमने की है थापर को कैद से भगाने में। लेकिन यह बात खुली कैसे? धर्मराज के पास इस बात का जवाब नहीं था। बाहर वाले क्या कहते हैं? ज्वाला ने दांत भींचकर पूछा। गजाला तुमसे बात करना चाहती है, धर्मराज ने कहा। ठीक है, थापर को समझा दो और एक को देवराज चौहान की तरफ रवाना हो जाने के लिए तैयार कर दो। जब भी उसे मौका मिले निकल जाए। उसके बाद गजाला को मेरे पास ले आना, सिर्फ गजाला को। जब वह मेरे पास आए तो उसके पास हथियार ना हो। गजाला से बात करने का कोई फायदा तो होगा नहीं। फिर भी, ज्वाला ने विषैले स्वर में कहा, बात करने में हर्जी क्या है? धर्मराज बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद गजाला के साथ धर्मराज ने भीतर प्रवेश किया। ज्वाला और गजाला की निगाहें आपस में टकराई। दोनों की निगाहों में खूनी भाव थे। इसकी तलाशी ली? ज्वाला ने शब्दों को चबाकर धर्मराज को देखा। हाँ, अब यह बेहथियार है। ठीक है, अब तुम बाहर का मामला संभालो, ज्वाला ने पूर्वता लहजे में कहा। धर्मराज बाहर निकल गया। बैठो। परंतु ज्वाला अपनी जगह से हिली भी नहीं। ज्वाला, गजाला जैसे फुफकार उठी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर? किसका? हमारा, खुमान सिंह का। मैं? ज्वाला कहर से हंसा। किसी से नहीं डरता, कमजोर लोग डरते हैं। और तुम बहादुर हो? बहादुर होने के बारे में तो नहीं जानता, परंतु अपने लिए काफी हूं। तुमने खुमान सिंह के खिलाफ कदम उठाया है ज्वाला? हाँ, ज्वाला ने गन पर हाथ फेरा। उठाया है, मैं इनकार नहीं कर रहा। थापर को तुमने कैद खाने से फरार करवाया? गजाला गुर्राई। नहीं, मैंने उसे कैद खाने से फरार नहीं करवाया, यह झूठ है। जिसने फरार करवाया तुमने उसकी मदद की। गजाला के होंठ भिज गए। की, सरासर की। थापर को कैद खाने से फरार करवाने वाले देवराज चौहान और जगमोहन है ना? ज्वाला हंसा। तुम सब कुछ जानती हो, यह बात मुझे पहले ही मालूम है। तुम्हारे आदमी आज सुबह से ही देवराज चौहान के पीछे हैं। ज्वाला ने कड़वे स्वर में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुमने देवराज चौहान की मदद क्यों की थापर के मामले में? तुम सिर्फ अपने काम की बात करो। गजाला की आंखों की सुर्खी पड़ गई। थापर तुम्हारी पनाह में है? हाँ, इस वक्त वह मेरी पनाह में है। ज्वाला का लहजा खतरनाक हो उठा। थापर हमारे कैद खाने से भागा कैदी है, उसे हमारे हवाले करो। साथ ही तुम खुद को भी हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुमने देवराज चौहान की मदद की है थापर को कैद खाने से फरार करवाने में, और अब उसी को पनाह दे रखी है। ज्वाला मौत से भरी हंसी हंसा। क्यों थापर को और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं? कौन होते हो तुम लोग? हम मंगोलिया के मालिक हैं। गजाला धधक उठी। भूल में हो, मंगोलिया का कोई मालिक नहीं, मंगोलिया के सभी मालिक हैं। यह जुदा बात है कि मंगोलिया को तुम्हारे परदादा मंगल सिंह ने बसाया था, लेकिन यह जमीन कोई हिंदुस्तान सरकार से खरीदी नहीं थी मंगल सिंह ने। ज्वाला ने कहर से कहा। हम मंगोलिया के मालिक हैं, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। हम? गलतफहमी है तुम्हारी कि तुम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ज्वाला ने उसकी बात काटकर वहशी स्वर में कहा। तुम लोगों ने अपनी ताकत का नमूना किसके सामने पेश किया है? किसे खदेड़ा है? किससे टक्कर ली है? यूं ही सबके दिलो दिमाग पर खुमान सिंह का हव्वा बैठा है, क्योंकि वह जवाहर सिंह का बेटा है। ताकतवर होने की पुश्तैनी छाप चली आ रही है, लेकिन तुम लोगों को यह नहीं मालूम कि हम लोग भी बहुत ताकतवर हैं। किसकी ताकत ज्यादा है यह तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा, मुंह से कहने से पता नहीं चलने वाला। गजाला की आंखों में अब मौत से भरे तूफानी भाव थे। तो तुम्हें मेरे पापा की ताकत पर संदेह है? हाँ, तुम्हें शक है कि तुम्हारी ताकत मेरे पापा की ताकत से ज्यादा है? शक नहीं, यकीन है, ज्वाला ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम थापर को हमारे हवाले नहीं करना चाहते? नहीं, हमसे मुकाबला करने की, खुमान सिंह से टक्कर देने की तमन्ना है तुम्हारे दिल में। अगर तुम लोग खुद को ज्यादा ताकतवर समझते हो तो।
गजाला के चेहरे पर भूचाल के चिन्ह थे। तुमने बहुत बड़ी बात कर दी ज्वाला, वह फुफकार उठी। तो अब ताकत की आजमाइश हो ही जाए ज्वाला। साथ ही मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि बाद में तुमसे यह सवाल नहीं कर सकूंगी कि अब बोलो कौन ज्यादा ताकतवर रहा। बाद में यह सवाल पूछ लेना, मैं इनकार नहीं करूंगा बताने में। तब तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे, फिर पूछा किससे जाएगा। ज्वाला दरिंदगी भरे स्वर में हंस पड़ा। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी लाश बिछा दूं। ज्वाला ने दांत भींचकर हाथ में पकड़ी गन को गजाला की तरफ किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो मंगोलिया वाले कहेंगे ज्वाला ने धोखे में रखकर गजाला को शूट किया। जाओ, जो करना है कर लो। गजाला का चेहरा धधक रहा था। ज्वाला, अभी भी संभल जाओ। अगर तुम आधे मिनट में बाहर नहीं निकली तो मुझे गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ज्वाला, गजाला ने वहशी स्वर में कहा। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन तुम नहीं समझे। अब तुम हमारी ताकत देखोगे। कहने के साथ ही गजाला पलटी और सुलगते कदमों से बाहर निकलती चली गई। ज्वाला ने गन संभाली और बाहर निकला। तभी सामने से आता धर्मराज दिखाई दिया। ज्वाला, धर्मराज पास आते हुए बोला, मैंने थापर को फरार करवा दिया है और एक को देवराज चौहान की तरफ दौड़ा दिया है। बहुत अच्छा किया। ज्वाला ने दांत भींचे। गजाला के साथ क्या रहा? वही जो रहना था, ज्वाला ने खतरनाक स्वर में कहा। वह अपनी ताकत दिखाएगी और हम अपनी। अब यह खूनी सिलसिला आसानी से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ गजाला और खुमान सिंह की गर्दनों तक नहीं पहुंच सकेंगे और उनके हाथ मेरी गर्दन तक। मौत का शतरंजी खेल लंबा चलेगा धर्मराज। तो अब ठन गई? हाँ, चलो यहाँ से। कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है और अगला मौका मिलते ही अपने सारे आदमी इकट्ठे कर लो। हमें खुमान सिंह के सामने कमजोर नहीं पड़ना है। अब होने वाली फायरिंग का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि उन्हें हमारी ताकत का एहसास हो सके। नगीना ने दौड़ने के से अंदाज में कमरे में प्रवेश किया। जोधा सिंह सोने की तैयारी कर रहा था। इस समय रात के 11 बज रहे थे। दिन भर वह अजगर खान की तलाश में रहा, परंतु अजगर खान नजर नहीं आया। उसके 3 आदमी अवश्य मिले, जिन्हें उसने शूट कर दिया था। जोधा सिंह पक्की तरह सोच चुका था कि जब तक वह अजगर खान को शूट नहीं कर देता, तब तक वह मंगोलिया से वापस नहीं जाएगा। नगीना को हड़बड़ाई मुद्रा में देखकर जोधा सिंह की आंखें सिकुड़ गई। क्या हुआ? पापा, गणपत ने अभी बताया है, गजाला और बन्नी शाह ने 30 आदमियों के साथ ज्वाला की जगह को घेर लिया है। गजाला और ज्वाला के बीच पहले तो कुछ देर बात होती रही, फिर उनके बीच फायरिंग शुरू हो गई। नगीना जल्दी से बोली। जोधा सिंह उसी मुद्रा में बैठा रहा। यह सब तो होना ही था। ज्वाला ने देवराज चौहान की सहायता करके थापर को कैद खाने से फरार करवाया। इसका अंजाम तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। ज्वाला को बचाइए पापा। क्यों? वह खतरे में है। उसने खुद को अपनी बेवकूफ़ी के कारण खतरे में डाला है। जो भी हो, आखिर वह आपका भाई है, नगीना ने तेज स्वर में कहा। मेरा भाई हो या कोई दूसरा, मैं ऐसे किसी इंसान की सहायता नहीं कर सकता जिसने खुद को जानबूझकर मुसीबत में डाला हो। अगर कोई जायज़ बात होती तो मैं आज अवश्य ज्वाला की सहायता करता। यह उसका खुद का पैदा किया मामला है। लेकिन पापा, सोने दो मुझे, अब जाओ। लेकिन ज्वाला, उसने कुछ सोचकर ही हुमान सिंह के मुकाबले पर खड़ा होने की चेष्टा की है। वह बच्चा नहीं है। मेरा बीच में आना ठीक नहीं है, जोधा सिंह ने स्पष्ट कहा। मैं बिना वजह ज्वाला की सहायता करके खुमान सिंह के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। ज्वाला ने खुमान सिंह से दुश्मनी दी है तो उसे वह खुद ही भुगतेगा। मेरा इससे कोई मतलब नहीं। नगीना समझ गई कि अब पापा इस मामले में दखल नहीं देंगे। देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम खींची तो घोड़ा रुक गया। जगमोहन और ज्वाला के आदमी ने भी घोड़े रोक लिए। यह अंधेरे से भरी जगह थी। देवराज चौहान ने ज्वाला के आदमी को देखा। अब तुम जाओ। अच्छा हुआ जो ज्वाला ने तुम्हें भेजकर हमें हालातों से आगाह करा दिया। उस घर में वापस नहीं जाना देवराज चौहान, नहीं तो खुमान सिंह के आदमी तुम्हें उड़ा देंगे। मैं समझता हूँ। ज्वाला के आदमी ने लगाम को झटका दिया और घोड़े को ऐड़ मारी तो घोड़ा आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। चारों तरफ अंधेरा था।
अलबत्ता घरों में जल रही रोशनियां अवश्य चमक रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। फायरिंग की मध्यम सी आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। उससे जाहिर था कि जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। फायरिंग की लगातार हो रही आवाज को सुनकर मंगोलिया वासियों ने भी घरों से बाहर निकलना आरंभ कर दिया था। देवराज चौहान और जगमोहन के बीच कई पलों तक खामोशी रही। अब जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। ज्वाला का उन लोगों से टकराव हमारी ही वजह से हो रहा है, तो हमें ज्वाला की सहायता के लिए पहुंचना चाहिए, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। क्या मालूम खुमान सिंह के कितने आदमी वहां पर मौजूद हों। कितने भी हों, ज्वाला का साथ देना हमारा फर्ज है। मत भूलो कि अगर ज्वाला सही सलामत होगा तो तभी हमारा आगे का काम संवर सकता है, नहीं तो 40 अरब तक पहुंच पाना कठिन हो जाएगा। ज्वाला ही तो खुमान सिंह को संभालेगा। अगर वह खुमान सिंह के आदमियों के सामने कमजोर पड़ गया तो इससे हमें बहुत नुकसान होगा। खुमान सिंह का दबदबा और बढ़ जाएगा। मंगोलिया वालों में उसकी ताकत का भूत और बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। फिर 40 अरब तो दूर, जान भी नहीं बचने वाली। इस समय खुमान सिंह के आदमियों को कमजोर करना बहुत ही जरूरी है, वरना अपनी खैर नहीं। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। आओ, देवराज चौहान के दांत भींच गए। मंगोलिया की धरती पर मंगोलिया के इतिहास में पहली बार बारूद का ज्वालामुखी फटा था। नहीं तो आज तक मंगोलिया की धरती पर इक्का दुक्का ही फायरिंग होती रही थी, परंतु आज जो ज्वालामुखी फटा था उसके शोर से मजबूरन लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि क्या हुआ, खतरनाक फायरिंग कहाँ हो रही है। और ज्यों-ज्यों लोगों को मालूम होता जा रहा था कि यह सब गजाला और ज्वाला के बीच हो रहा है, उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। सबके होठों पर एक ही बात थी कि ज्वाला ने अपनी मौत बुला ली है। भला खुमान सिंह से टकराकर वह जिंदा कैसे रह सकता है। अब उसकी लाश ही देखने को मिलेगी। किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मंगोलिया वासी तैयार थे यह सुनने के लिए कि ज्वाला को गोलियों से भून दिया गया। इसके साथ ही सबको इस झगड़े का कारण मालूम हो गया था कि खुमान सिंह की कैदी को फरार करवाने के पीछे देवराज चौहान और ज्वाला का हाथ था, और उसी कैदी को इस वक्त भी ज्वाला ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। उधर अजगर खान तो जैसे खुशी के ठहाके लगा रहा था। रूपचंद, अजगर खान ठठाकर हंस रहा था। मजा आ गया। ज्वाला ऐसा फंसा कि अब वह सांस भी नहीं ले सकेगा और मरा। हमारा दुश्मन खत्म। हा हा हा। अब मंगोलिया में खुमान सिंह के बाद अजगर खान की ताकत का डंका बजेगा रूपचंद। हाँ, पास में खड़ा रूपचंद सिर हिलाकर कह उठा। अभी तक ज्वाला की मौत की खबर नहीं आई। अजगर खान एकाएक बोला। अभी आ जाएगी। तुमने अपने आदमी तो वहां छोड़ रखे हैं ना। हाँ, और सख्ती से कह रखा है कि ज्वाला की मौत की खबर पाते ही हमें फौरन खबर करें। फिर ठीक है, खबर आती ही होगी। इसके साथ ही हमारे दूसरे दुश्मन देवराज चौहान और जगमोहन भी नहीं बचेंगे। वह, अजगर खान ठठाकर हंस पड़ा। वह तो मच्छरों की भांति मसते जाएंगे। मंगोलिया में खुमान सिंह के सामने उनकी हस्ती ही क्या है। बस थोड़ी देर की बात है। ज्वाला का खात्मा होते ही गजाला ने देवराज चौहान और जगमोहन को उड़ा देना है। हाँ, सुबह तक मंगोलिया में पहले की तरह शांति होगी। रूपचंद ने सिर हिलाया। और हमारे सारे दुश्मन समाप्त। अजगर खान ने पुनः ठहाका लगाया। लगता है आज रात सोने को नहीं मिलेगा। सोया भी नहीं जा सकेगा। अब तो ज्वाला, देवराज चौहान और जगमोहन की मौत की खबर मिलने के बाद ही नींद आ सकेगी। बेवकूफ रहा ज्वाला। देवराज चौहान की मदद न करता उस कैदी थापर को फरार करवाने में, तो यह सब न होता। किसी में इतनी हिम्मत भी न होती कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख पाता। परंतु अब तो ज्वाला की लाश ही मंगोलिया की सड़कों पर घसीटी जाएगी। रुकने की अपेक्षा धूम धड़ाकों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। सारा मंगोलिया थर्रा उठा था। गजाला और बन्ने शाह ने ज्वाला की जगह को घेर रखा था और भीतर ज्वाला, धर्मराज और उसके आदमियों ने पोजीशन ले रखी थी और जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। मकान के ऊपरी हिस्से में ज्वाला और धर्मराज ने पोजीशन ले रखी थी, जो कि अपनी गन से चुन चुनकर दुश्मनों को उड़ा रहे थे। हालांकि अंधेरा होने के कारण
उन्हें दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी उनके निशाने जारी थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अधिकतर लाइटें बंद कर दी थी ताकि बाहर वाले अपना निशाना ठीक न ले सकें, फायरिंग में उन्हें दिक्कत हो। धर्मराज, ज्वाला उसके पास पहुंचा। जी, हालात क्या हैं? ज्वाला के होठों से गुर्राहट निकल रही थी। ठीक ही है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे आदमियों की क्या पोजीशन है? अच्छी है। अंधेरे का फायदा हमें भी मिल रहा है और दुश्मनों को भी। हमारे आदमी अभी तक सही सलामत अपनी जगह पर टिके हुए हैं। कहने के साथ ही धर्मराज की गन ने आग उगली। लेकिन धर्मराज, यह सब कब तक चलेगा? हम उनके घेरे में हैं। फायरिंग इसी प्रकार होती रही तो हमारा असला समाप्त हो जाएगा। बाहर वालों का असला तो कुमान सिंह और भेज देगा, लेकिन हमारा क्या होगा? ज्वाला ने होठ भींचकर कहा। इस बात का हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। धर्मराज गंभीर हो उठा। तोड़ है क्या? हम खुलकर सामने आ जाएं। निर्णायक फैसला हम नहीं या फिर वे नहीं। बात तो यह भी सही है। खैर, अभी तो सब कुछ ऐसे ही जारी रखो। जब असला कम होना शुरू होगा तो देखेंगे इस बारे में कि क्या किया जाए। लेकिन हमें हारना नहीं है धर्मराज। धर्मराज ने कुछ नहीं कहा। ज्वाला ने अपनी जगह पर वापस पहुंचकर पुनः गन का मुंह खोल दिया। गजाला, बन्ने शाह और उनके आदमियों ने अच्छी तरह पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने अपने हथियारों के मुंह खोल रखे थे। ज्वाला की लाश देखे बिना वापस जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। कितने मरे या कितने मारे, इसकी उनके पास गिनती नहीं थी। यह तो बारूद का ज्वालामुखी ठंडा होने पर ही पता चलेगा। गजाला ने अपने आदमियों से जरा हटकर पनाह ले रखी थी। उसकी खूंखार निगाह उस जगह पर थी जहां से ज्वाला और धर्मराज अंगारों की बरसात कर रहे थे। गजाला को पूरा विश्वास था कि उन दोनों में से एक जगह ज्वाला मौजूद है। गजाला ने अपना पूरा ध्यान उन दोनों पर लगा दिया था। बस वहां अपना निशाना टिकाकर ज्वाला का किस्सा समाप्त कर देना चाहती थी। गजाला अपनी जगह से हिली और धीरे धीरे उस जगह की तरफ सरकने लगी जहां से ज्वाला और धर्मराज का निशाना आसानी से लिया जा सके। गजाला के चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। उसकी आंखों में सिर्फ मौत ही मौत थी। गोलियों के धमाके अब उसे अच्छे लगने लगे थे। वह चाहती थी मौत का शोर बढ़ता ही रहे। मुद्दत के बाद वह इस खूनी शोर में शामिल हुई थी। 2.5 घंटे हो चुके थे इस बारूद के ज्वालामुखी को फटे, और हर पल बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गजाला एक लंबा चक्कर काटकर दूसरी तरफ पहुंचना चाहती थी ताकि ज्वाला के मकान के ऊपरी हिस्से में से जो जानलेवा फायरिंग ज्वाला और धर्मराज कर रहे थे उनका निशाना वह ले सके। कुल मिलाकर वो चाहती थी कि ज्वाला अब ज्यादा देर तक जिंदा न रहे। बहुत जल्द उसकी लाश उसके सामने हो। अभी गजाला कुछ ही आगे गई होगी कि एकाएक किसी ने छलांग लगा दी और उसके ऊपर आकर उसे दबोच लिया। अगले ही पल उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को तीव्र झटका दिया गया। रिवॉल्वर छूटकर अंधेरे में लुप्त हो गई। गजाला को उसने एक तरफ जकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं सकी। कौन हो तुम? गजाला अपनी सांस संयत करते हुए गुर्रा उठी। देवराज चौहान। वह देवराज चौहान ही था। उसके चेहरे में मौत की हंसी थी। 2 पल के लिए गजाला के होठों से आवाज नहीं निकली। तुम? गजाला के गले से खरखराता स्वर निकला। तुम हमारे घेरे में आ गए? हाँ। 2 ने भौंकने की कोशिश की थी। उनका गला दबाना पड़ा। देवराज चौहान गजाला के ऊपर से हटा और अपने रिवॉल्वर की नाल उसके शरीर से टिका दी। गजाला ने खुद को बुरी तरह फंसा महसूस किया। तुम्हें ढूंढने में पूरा 1 घंटा लगा। देवराज चौहान मौत से भरे लहजे में हंसा। तुम इस मामले में क्यों दखल दे रहे हो देवराज चौहान? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, और अब तक तुम मेरे साथ जो चूहे बिल्ली का खेल खेलती आ रही हो उसे तो अब बंद ही समझो। क्या मतलब? मैं मामले में दखल नहीं दे रहा, बल्कि यह मामला ही मेरा है। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि थापर को कैद खाने से मैंने फरार करवाया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, इसलिए कि तुम जानना चाहती थी कि थापर को कैद खाने से फरार करवाने में किसने सहायता की। क्योंकि अगर तुम मुझे पहले पकड़ लेती या शूट कर देती तो तुम कभी भी मेरे साथी ज्वाला को तलाश नहीं कर पाती।
अब ज्वाला को तुमने मेरे साथी के तौर पर ढूंढ ही निकाला और ज्वाला से फुर्सत पाकर तुम्हारा रुख सीधा मेरी तरफ होना था। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। गजाला के दांत सख्ती से भिंच गए। यहाँ क्या करने आए हो? यह मामला खत्म करने? मुझे शूट करके? नहीं, इस तरह पीछे से आकर मैं किसी को शूट नहीं करता। जिस दिन सामने से आऊं तब समझ लेना कि तुम शूट होने जा रही हो। देवराज चौहान हंसा। गजाला अंधेरे में ही उसे घूरती रही। चाहते क्या हो? अपना बिस्तरा बोरिया गोल करो और यहाँ से निकल जाओ। क्यों? गजाला के जबड़े कस गए। शुक्र करो कि तुम्हें शूट नहीं कर रहा। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। इस पर भी तुम्हें जिंदा छोड़ने जा रहा हूं कि मुझे मालूम है तुम लोग अब मंगोलिया भर में मुझे तलाश करते फिरोगे, मुझे शूट करने के लिए। ऐसा है तो मुझे शूट क्यों नहीं कर रहे? गजाला के दांत भिंच गए। इसलिए कि अभी तक खुलेआम तुमने मेरे खिलाफ जंग नहीं छेड़ी। अभी तो तुम ज्वाला को निशाना बनाने की कोशिश में हो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसके खूबसूरत गाल से लगाई। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी खोपड़ी ना उड़ाऊं, तो इसी समय अपने आदमियों से कहो कि फायरिंग रोक दे, उन्हें वापस जाने का आदेश दो। अब यह खूनी सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी समय मरोगी। गजाला के दांत किटकिटाने की आवाज स्पष्ट उभरी। चलो उठो। देवराज चौहान ने कहते हुए उसकी बाह पकड़ी और उसे साथ लिए खड़ा हो गया। रिवॉल्वर की नाल गजाला के जिस्म से सटी हुई थी। कोई शरारत नहीं, चालाकी नहीं। अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें जान निकलने की खबर भी नहीं मिलने वाली। गजाला उसकी बात मानने को मजबूर थी। उसके पास रिवॉल्वर नहीं थी और देवराज चौहान के रिवॉल्वर की नाल हर पल उसके साथ सटी थी। वह कभी भी उसे शूट कर सकता था। गजाला देवराज चौहान के साथ उस जगह पर पहुंची जहां बन्ने शाह ने पोजीशन ले रखी थी। बन्ने शाह यह नज़ारा देखकर चौंका। समझ गया कि हालात नाजुक हैं। बन्ने शाह, गजाला ने स्वाट लहजे में कहा, बंद करो यह सब और अपने सारे आदमियों को साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। जी। बन्ने शाह ने अपनी जगह छोड़ दी। कुछ ही मिनटों में वहां सन्नाटा छा गया। बन्ने शाह ने सबको वहां से वापस चले जाने का आदेश दिया था और फिर सबके साथ खुद भी वापस जा रहा था। देखते ही देखते वे सब उनकी निगाहों से ओझल हो गए। अब तुम भी जाओ, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। दोस्ताना अंदाज में, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। हमारी अगली मुलाकात कैसी होगी इसका अंदाजा तुम लगा सकती हो। तब या तो तुम बचोगी या मैं। गजाला ने कुछ नहीं कहा। उसकी कही कोई भी बात देवराज चौहान को ट्रिगर दबाने पर मजबूर कर सकती थी। गजाला घोड़े पर बैठी और देखते ही देखते उसकी निगाहों से ओझल होती चली गई। गोलियों का शोर कब का खत्म हो चुका था। एक तरफ अंधेरे से निकलकर जगमोहन उसके पास आ पहुंचा। उसे शूट क्यों नहीं किया? जगमोहन करीब आते ही बोला। गजाला को? हाँ, अभी उसे शूट करने की जरूरत नहीं समझी। तभी ज्वाला बाहर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में गन थी। सारे हालात को उसने नोट कर लिया था। वह समझ चुका था कि क्या हुआ है। देवराज चौहान, ज्वाला दूर से ही खुशी से चीखा। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों पर बरबस ही मुस्कुराहट बिछ गई। ज्वाला भागता हुआ पास आ पहुंचा। मैंने तुम्हें अंधेरे में ही पहचान लिया था। ज्वाला सांसों को ठीक करता हुआ बोला। तुमने तो कमाल ही कर दिया। कैसे रोका उन सबको? देवराज चौहान ने बताया। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। जब मंगोलिया वालों को मालूम होगा कि खुमान सिंह के लोग वापस चले गए हैं तो उनकी छवि टूटेगी। उनकी ताकत का जो डंका बजता है वह बजना बंद हो जाएगा। खुमान सिंह के लिए यह भारी चोट साबित होगी। तुम्हारी इस लड़ाई में क्या पोजीशन थी? ठीक ही थी। हम डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे। हमें सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि असला खत्म हो जाने पर क्या होगा। जो कुछ भी हुआ सब अचानक हुआ, परंतु अब हम हर तरह के हालात के लिए तैयार रहेंगे। असला सुबह तक मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा कि काफी लंबी लड़ाई लड़ी जा सके। मेरे तो आदमी भी यहाँ पूरे नहीं थे। अब सबको बुला लूंगा। खुमान सिंह की मुझे जरा भी परवाह नहीं। वह मेरे हाथों मारा जाएगा। गजाला को कैसे मालूम हुआ कि तुम मेरे साथी हो?
कैसे वह यहाँ धमकी? पक्के तौर पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वह सब थापर की वजह से हुआ, क्योंकि गजाला की मुझसे जो बातचीत हुई उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि थापर इस समय मेरे ठिकाने पर है। जाहिर है कि उसके आदमियों ने थापर को यहाँ आते देख लिया होगा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ऐसा ही हुआ होगा। अब जरा अपनी तैयारी पूरी करके रखना। गजाला खामोश नहीं बैठने वाली, वह पूरे जोर शोर से फिर आएगी। तभी धर्मराज वहां पहुंचा। हमारे 3 आदमी इस लड़ाई में मरे, और खुमान सिंह के हमसे ज्यादा हैं। 5-7 लाशें तो एक ही निगाह घुमाने पर नजर आ रही हैं। ज्वाला की आंखों में चमक आ गई। हम चलते हैं, देवराज चौहान बोला। कहाँ जाओगे? ज्वाला बोला। वहां जाने का तो मतलब ही नहीं, मेरे साथ ही रहो। मैं नहीं, हम अपना कोई ठोस इंतजाम कर लेंगे, तुम हमारी फिक्र न करो। कल दिन में मुलाकात करके असली मुद्दे पर बात करेंगे। देवराज चौहान ने उससे कहा। 40 अरब वाला? हाँ। पास खड़ा धर्मराज बात को नहीं समझ सका। थापर को मैंने लड़ाई शुरू होते ही यहाँ से निकाल दिया था। वह कहाँ गया होगा? मंगोलिया के लिए तो वह अनजान है, देवराज चौहान बोला। क्या कह सकता हूँ, शायद मामला ठीक देखकर रात को ही वापस आ जाए। ज्वाला ने सिर हिलाकर कहा। नहीं तो कल दिन में तो वह अवश्य ही आ जाए। देवराज चौहान और जगमोहन ने विदा ली और वहां से चल पड़े। उनके घोड़े सामान्य गति से आगे बढ़ रहे थे। सड़कों पर खड़े लोग उन्हें देख रहे थे और रास्ता दे रहे थे। ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ थे कि ये दोनों और ज्वाला ही खुमान सिंह के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। देवराज चौहान और जगमोहन ने एक गली में घोड़े मोड़े तो कुछ आगे जाते ही एक घुड़सवार उनके सामने आ खड़ा हुआ। वहां गहरा अंधेरा था, किसी का भी चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। वह घुड़सवार अकेला था। उसका एक हाथ लगाम पर और दूसरा कमर पर बंधे होल्स्टर पर था। देवराज चौहान और जगमोहन ने घोड़ों की लगामें खींच ली थी। तो देवराज चौहान और जगमोहन आजकल मंगोलिया का नक्शा बिगाड़ने में लगे हैं। उस घुड़सवार ने हौले से हंसकर कहा। मेरा आशीर्वाद साथ है तुम लोगों के, करो जो मर्जी करो। देवराज चौहान और जगमोहन दोनों ही चौंके। चौंकने का असल कारण था घुड़सवार की आवाज, जो कि पहले सुनी लग रही थी। मंगोलिया में नहीं, कहीं बाहर ही। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज पहचानी सी लग रही है, देवराज चौहान बोला। कोशिश करो, शायद पहचान जाओ। वह हंसा। तुम अपने बारे में खुद ही बता दो, जगमोहन बोला। हम 1 मिनट, देवराज चौहान कह उठा। मैंने पहचान लिया है तुम्हें। अच्छा, घुड़सवार हंसा। बोलो तो। तुम वानखेड़े हो, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, फ्रॉम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। जगमोहन चौंका। वानखेड़े? खूब पहचाना, वानखेड़े हंसा। तुमने सही पहचाना मुझे, तुम्हारा दिमाग तेज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जगमोहन के स्वर में हैरानी थी। मैंने क्या करना है? वॉल्ट डकैती में तुम लोगों ने मुझे और सब इंस्पेक्टर जरीवाला को 50-50 लाख का हिस्सा नहीं दिया। सोचा शायद यहाँ तुम लोगों से कुछ वसूल कर लूं। इंस्पेक्टर वानखेड़े ने कहा। यह जुदा बात थी कि वानखेड़े ने डबल गेम खेलकर जागीरा जोरावर सिंह से 50-50 लाख अपने और सब इंस्पेक्टर जरीवाला के लिए ले लिए थे। हम तुम्हें हिस्सा कहां से देते? जगमोहन ने भिन्ना कर कहा। 80 करोड़ की वॉल्ट डकैती हमने की और माल ले गए जागीरा और जोरावर सिंह। हम खुद खाली हाथ रह गए। तभी तो, वानखेड़े के स्वर में मुस्कुराहट थी। जब तुम दोनों जोरावर सिंह को उसके फार्म पर शूट करके भागे तो मैंने तुम दोनों को पकड़ा नहीं, जाने दिया था। फार्म का नायक मारा गया था, उसकी लाश का क्या किया? पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश उसकी बहन को सौंप दी गई थी, वानखेड़े ने एकाएक कहा। अब कम से कम मेरी एक उत्सुकता शांत कर दो। क्या? तुम लोग छत से वॉल्ट में गए कैसे? वहां तो कोई रास्ता नहीं था। हम सिर पीट कर रह गए थे। 1 सप्ताह छत से वॉल्ट में जाने का रास्ता तलाश करते रहे, परंतु नहीं मिला। हर बात बच्चों को नहीं बताई जाती। तो अब मैं बच्चा हो गया? जब वॉल्ट डकैती करने जा रहे थे तब तो मुझे बाप बनाकर हिस्सा देना स्वीकार कर लिया था, ताकि इस मामले में
मैं अपना मुंह बंद रखूं। तब मैं वर्दी पहनकर भी अपना मुंह बंद रखे रहा। वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। तब की बात और थी। हमारी गर्दन सब इंस्पेक्टर जरीवाला के हाथों में थी। तुम तो बड़े मतलबी हो। काम निकल गया तो सुर भी बदल गया। तो क्या सारी उम्र तुम्हारे पांव दबाते रहे? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। डकैती का 80 करोड़ हमारे हाथों से निकल गया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं गया। गया क्यों नहीं? 50 लाख मेरा और 50 लाख जरीवाला का गया, पूरा 1 करोड़। वह तो तुम्हें और सब इंस्पेक्टर को हराम का पैसा मुंह बंद रखने का मिलना था, मेहनत का तो नहीं। तुम लोगों ने भी लूट की हराम की दौलत में से देना था, अपनी जेब से तो नहीं। वॉल डकैती की दौलत हराम की नहीं थी। जगमोहन ने भिन्नाकर कहा। डकैती में दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, जान खतरे में डालनी पड़ती है। वह सब इतना आसान नहीं है। वानखेड़े ने कुछ कहना चाहा कि देवराज चौहान ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम मंगोलिया में क्या कर रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। यूं ही टहलने आ गया, वानखेड़े ने मुस्कुराकर कहा। पुलिस वाले कहीं भी टहलने नहीं जाते, खास तौर से मंगोलिया जैसी जगह पर। वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो वानखेड़े, हमसे बात छिपाने का क्या फायदा? देवराज चौहान गंभीर था। वानखेड़े का मंगोलिया में आना कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसे। सरकारी तौर पर आया हूं। क्यों? मंगोलिया के बारे में हमें बरसों से खबरें मिल रही थी। हिंदुस्तान के नक्शे में कहीं भी मंगोलिया नहीं है। सरकार मंगोलिया में दिलचस्पी ले रही है। मुझे कई बार यहाँ भेजा गया। यहाँ की रिपोर्ट और तस्वीरें मैं ले गया था। यह सिलसिला साल भर से चल रहा है और अब यह सिलसिला समाप्त होने जा रहा है। मेरी फाइनल कॉल पर हिंदुस्तान की सरकार मंगोलिया को अपने अधिकार में लेने जा रही है। सब तैयारियां हो चुकी हैं। अब मेरे सिग्नल की देर है, जो कि मैं 1-2 दिन में करने वाला हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं तुम लोगों के बारे में ही खबरें सुन रहा हूँ। तुम लोगों ने मंगोलिया में कदम क्या रखा कि खून खराबा और बारूद के धमाके शुरू हो गए। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। मंगोलिया को कब्जे में करके हिंदुस्तान की सरकार को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आधे से अधिक ऐसे अपराधी पनाह लिए हुए हैं जिनकी देश के विभिन्न शहरों की पुलिस को तलाश है, जो बेहद खतरनाक अपराध करके मंगोलिया में छिपे बैठे हैं। अधिकतर को तो फांसी की सजा होगी ही। इन सबका कानून की गिरफ्त में आना बहुत बड़ी बात होगी। तुम कब से यहाँ हो? देवराज चौहान ने पूछा। महीना हो गया। हिंदुस्तान सरकार को कैसे खबर करोगे कि मंगोलिया को घेर लिया जाए? मेरे पास ट्रांसमीटर है जो 100 किलोमीटर तक के लिए बहुत है, वानखेड़े कह रहा था। और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर सब इंस्पेक्टर जरीवाला एक कस्बे में मौजूद है। मेरा मैसेज उस तक जाएगा और वह मेरे मैसेज को आगे पास करेगा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। तुम लोग मंगोलिया में क्या कर रहे हो? यूं ही तुम्हारी तरह टहलने आए हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। गलत मत बोलो, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वानखेड़े ने मुंह बिगाड़कर कहा। तुम लोग सिर्फ उसी जगह जाते हो जहां से दौलत मिलने की आशा हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मंगोलिया में दौलत कहाँ है। कहीं पर भी नहीं है। देवराज चौहान इस बार हंसा। नहीं, कहीं तो है। वानखेड़े के स्वर में दृढ़ता थी। यह तो दावे वाले अंदाज में कह रहा है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। इसलिए कि पुलिस फाइल में दर्ज तुम लोगों की हिस्ट्री को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। वानखेड़े ने कहा। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं जोर भी नहीं दूंगा। तुम कहाँ ठहरे हो? देवराज चौहान ने पूछा। होटल में। कौन से होटल में? वानखेड़े ने होटल का नाम बताया। कल हम तुमसे मिलने आएंगे। क्यों? वानखेड़े की आवाज में उलझन के भाव आ गए। खास बात करनी है, और जब तक हमसे बात न कर लो तब तक जरीवाला को किसी प्रकार का संदेश मत देना। अभी मंगोलिया में पुलिस का आना ठीक नहीं है। मैं समझा नहीं। वानखेड़े ने पूर्वता लहजे में ही कहा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करोगे तो 10 करोड़ कमा जाओगे। 10 करोड़? वानखेड़े सकपका उठा। हाँ, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। मैंने कहा था ना कि तुम लोग मंगोलिया में दौलत के चक्कर में ही आए हो। वानखेड़े हंसा, फिर हंसी रोक कर पूछा। किस्सा क्या है? मामला तो समझ में आए।
कल हम होटल में आएंगे तुमसे मिलने, बाकी बातें तब होंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लगाम को झटका देकर देवराज चौहान ने घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा वानखेड़े के घोड़े के बगल में से निकलकर आगे बढ़ गया। जगमोहन का घोड़ा उसके पीछे हो गया। वानखेड़े ने भी अपने घोड़े को उत्तरी दिशा में आगे बढ़ा दिया। सब कुछ भूलकर वानखेड़े के मस्तिष्क में 10 करोड़ घूम रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन जब नगीना के रेस्टोरेंट पहुंचे तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। आधी रात बीत चुकी थी। इस समय मंगोलिया में एकमात्र यही ऐसी जगह थी जहां वे चैन से सो सकते थे और किसी को मालूम भी नहीं होना था कि वे यहाँ हैं। बेवक्त नगीना को नींद से उठाने की कोई तुक नहीं थी। और फिर जोधा सिंह भी था। वह इस बात को पसंद नहीं करेगा कि वे लोग उसके यहाँ पनाह लें। दोनों रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे और दरवाजा थपथपाया। अगली बार ही दरवाजा थपथपाने पर खुल गया। खोलने वाला गणपत था। उसने अंधेरे में भी तुरंत उन्हें पहचाना। वे भीतर आ गए। गणपत को रेस्टोरेंट के पीछे बना एकमात्र कमरा मिला हुआ था। तीनों उसमें पहुंच गए। गणपत के चेहरे पर गंभीरता थी। खामोशी को उसने ही तोड़ा। मैं अभी वहीं से लौटा हूं। गणपत का स्वर धीमा था। दूर से फायरिंग देख रहा था। तुम्हें भी देखा जब तुम गजाला को कवर करके ले जा रहे थे। उसके बाद भी तुमने जो किया सब देखा। अब यह मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना कि पहले था। खुमान सिंह को तुम नहीं जानते। आज जो कुछ भी हुआ उसका फैसला होकर रहेगा और फैसला खुमान सिंह के हक में ही होगा। देखेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए सिगरेट सुलगा ली। हम यहाँ रात बिताने आए हैं। गणपत ने कुछ नहीं कहा। इस कमरे में हम तीनों सो सकते हैं। रात बीत जाएगी। हम यहाँ हैं इस बारे में तुम जोधा सिंह से जिक्र नहीं करना। उसे हमारा इन हालातों में यहाँ रहना ठीक नहीं लगेगा। गणपत ने सिर हिला दिया। नगीना मेम साहब ने कह रखा है कि जब भी आप आएं आपकी हर संभव सहायता की जाए। गणपत ने आहिस्ता से सिर हिलाकर कहा। तो फिर देर किस बात की? फटाफट हमारे बिस्तरे तैयार करो। जगमोहन कह उठा। गजाला की हालत तो पागलों जैसी हो रही थी। वह बंगले में पहुंची तो सिर से पांव तक क्रोध की आग में झुलस रही थी और क्रोध का ढेर देवराज चौहान के ऊपर था, जिसने उसे रिवॉल्वर के दम पर अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। वरना वह वक्त दूर नहीं था कि ज्वाला की लाश उसके पांव में पड़ी होती। बहरहाल ज्वाला के बारे में तो उसे खास चिंता नहीं थी, न ही देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में चिंता थी। वह जानती थी कि यह लोग अब ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाले नहीं। हद हुई तो कल तक इन लोगों का काम तमाम हो जाएगा। बन्ने शाह, गजाला जैसे फुफकार उठी। अपनी पूरी तैयारी रखना। कल का दिन फैसले का दिन होगा। ज्वाला, देवराज चौहान और जगमोहन की लाशों को घोड़ों के पीछे बांधकर मंगोलिया की सड़कों पर घुमाकर मंगोलिया वालों को दिखाना है कि हमसे टकराने का क्या अंजाम होता है। और पापा से इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना। कल सुबह हम खुद ही पापा से बात करेंगे। इतना कहकर वह अपने बेडरूम में पहुंची और भीतर से सिटकनी चढ़ा दी। चेहरे पर छाए क्रोध की परतें एक तरफ होने लगी, परंतु तनाव अभी भी चेहरे पर था, जो कि धीरे धीरे ही समाप्त होना था। क्रोध भरे अंदाज में उसने अपने कपड़े उतारे और बाथरूम में प्रवेश कर गई। 10 मिनट बाद जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो सिर से पांव तक कयामत लग रही थी। भीगे बाल, खिला चेहरा, शरीर पर नाइटी थी जो कि पिंडलियों तक जा रही थी। थापर की निगाहें उसके जानलेवा शरीर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। 2 पल के लिए तो जैसे वह सब कुछ भूल बैठा था। पलक उसे सिर से पांव तक देखे जा रहा था। गजाला आगे बढ़ी और ड्रेसिंग टेबल के करीब पहुंचकर तिपाही पर बैठी और शीशे में खुद को निहारने लगी। 2 पल भी न बीते होंगे कि वह तिपाही से उछलकर खड़ी हो गई। शीशे में उसे थापर का अक्स दिखाई दिया था, जो कि रिवॉल्वर थामे सोफे की कुर्सी पर आराम से बैठा था। गजाला तेजी से पलटी। थापर से उसकी निगाहें मिली। गजाला की आंखों में जहान भर का आश्चर्य फैलता चला गया। थापर का उसके बेडरूम में होना वास्तव में हैरान करने वाला था। जहां बिना इजाजत मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकती, वहां थापर प्रवेश करके आराम से बैठा था। तुम? हक्की बक्की सी गजाला के होठों से निकला।
थापर के होठों पर सर्द मुस्कुराहट बिखर गई। गजाला तेजी से अपने कपड़ों की तरफ लपकी। कपड़ों में मौजूद रिवॉल्वर को वह हाथ में लेना चाहती थी, परंतु उसके कपड़ों में रिवॉल्वर नहीं थी। वह पलटी और दांत भींचकर थापर को देखने लगी। थापर ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। यह तुम्हारी ही है। तुम भीतर कैसे आए? गजाला का चेहरा धड़क उठा। मुझे कहीं भी जाने और आने में परेशानी नहीं, थापर ने कटुता भरे लहजे में कहा। मुझे थापर कहते हैं, मुंबई वाला थापर। यह ठीक है कि मैं 1.25 साल कैद खाने में बंद रहा। वहां से निकल पाना इतना आसान नहीं था। फिर देवराज चौहान की वजह से निकल आया। बाहर घूम रहे चंद पहरेदार मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। क्यों आए हो यहाँ? तुमने मुझे ज्वाला के यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अब कहाँ जाता? एक यही जगह सुरक्षित नजर आई, जहाँ मुझे कोई खतरा नहीं था, तो यहाँ आ गया। तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। अच्छा हुआ जो यहाँ आ गए। मैं? थापर धीमी किंतु सर्द हंसी हंस पड़ा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब मेरा वक्त है। यहाँ आने का एक कारण और भी है। अपने बदन पर पड़े कोड़ों का हिसाब भी तो करना है। तुम? गजाला के होठों से फुफकार निकली। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरी एक आवाज पर यहाँ 10 हथियारबंद आदमी आ जाएंगे। यहाँ से तुम जा नहीं सकते। तुम्हारी लाश को उठाकर बाहर फेंका जाएगा। मौत की मान में तुम फंस गए थापर। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ, थापर ने मुंह बनाकर कहा। ठीक है, बुलाओ पहरेदारों को। गजाला खामोशी से दांत भींचे खड़ी रही। बुलाओ? जल्दी करो, मैं भी जिंदगी से तंग आ गया हूं। गजाला तेजी से आगे बढ़ी और दीवार पर लगा बटन दबा दिया। थापर हंसा। कोई फायदा नहीं, उस बटन को मैं पहले ही खराब कर चुका हूं। गजाला वहशी अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी और हैंडल दबाकर दरवाजा खोलने की चेष्टा की, परंतु वह नहीं खुला। दरवाजा लॉक है और चाबी मेरी जेब में है, थापर ने शांत लहजे में कहा। गजाला फुफकारती हुई पलटी। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और यहाँ का सारा सिस्टम देख चुका हूँ। यहाँ का दरवाजा बंद होते ही यह कमरा साउंड प्रूफ हो जाता है। भीतर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज भीतर नहीं जा सकती। अगर किसी ने तुमसे बात करनी होगी तो वह केवल इंटरकॉम पर होगी, समझी? यह कमरा नहीं, पिंजरा है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा शिकारी है थापर। गजाला ने होठ भींच लिए। एक बात कहूं? थापर उठ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर उसने जेब में डाल ली। गजाला कुछ नहीं बोली। तुम जो भी हो, बात की बात है, लेकिन हो बड़ी खूबसूरत। गजाला की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। तुम्हारे शरीर को किसी ने इस्तेमाल किया कि नहीं? जिसने भी करने की कोशिश की वह जिंदा नहीं बचा। गजाला वहशी स्वर में कुर्रा उठी। क्यों? तुम्हारे जिस्म में जहरीले कांटे लगे हैं कि सामने वाला आगे बढ़ ही ना सके? रुक जाओ थापर, गजाला ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, वरना। थापर आगे बढ़ने के बाद रुकता नहीं है। मुंबई वाला थापर हूं मैं। सोच लिया वह सोच लिया। अपने शरीर पर पड़े कोड़ों का हिसाब तो मुझे करना ही है। वह हिसाब मैं तुम्हारे जिस्म को तोड़कर करूंगा, तुम्हारा घमंड तोड़कर करूंगा। तुम बुरे इरादे से मुझे छू भी नहीं सकोगे और न ही यहाँ से जिंदा बाहर जा। दोनों बातें होंगी, तुम्हें छू भी लूंगा और जिंदा बाहर भी जाऊंगा। मुंबई वाला थापर जब हिसाब करने जाता है तो करके ही वापस लौटता है। थापर धीरे धीरे उसकी तरफ दृढ़ता भरे कदमों से बढ़ा जा रहा था। जब गजाला ने देखा कि थापर उसके सिर पर पहुंचता जा रहा है तो दांत भींचकर उसने उछाल भरी और सीधी थापर से जा टकराई। थापर सावधान था, परंतु उसे आशा नहीं थी कि गजाला ऐसा दुस्साहस कर पाएगी। गजाला का शरीर थापर से जा टकराया। थापर के पांव उखड़े, वह पीठ के बल नीचे जा गिरा। गजाला भी गिरी। अगले ही पल दोनों उछलकर खड़े हो गए। तो ऐसे मौके पर तुम हाथ पांव भी मारती हो? थापर व्यंग से हंसा। और कोशिश कर लो। गजाला के होठों से पुनः गुर्राहट निकली। उसका जिस्म पुनः उछला, परंतु इस बार वह अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकी। थापर सावधान था। उसने तुरंत गजाला के शरीर को दोनों हाथों से खींच लिया। गजाला चीखी, तड़पी, परंतु वह मुंबई वाले थापर की पकड़ थी। आजाद होना इतना आसान तो नहीं था। थापर ने उसे खूबसूरत बेड पर पटका
और उठने का मौका ही नहीं दिया। गजाला नीचे की नीचे ही रह गई। गजाला थापर के सामने टिक नहीं सकी। सुबह 4 बजे थापर ने कपड़े पहने और चलने को तैयार हो गया। तुम? थापर कहर भरे स्वर में बोला। अपने ही घर में ढेर सारे पहरेदार होते हुए भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकी तो घर से बाहर क्या हिफाजत करोगी अपनी? तुम और तुम्हारा बाप खुमान सिंह खोखला है, कोई दम खम नहीं है तुम लोगों में, यूं ही मंगोलिया में हवा बने बैठे हो। थापर, एकाएक गजाला के होठों से सख्त स्वर निकला। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अवश्य, कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मुंबई में आना पड़ेगा। मुंबई वाला हूं ना, इसलिए सौदेबाजी मैं मुंबई में ही करने का आदी हूं। जब तक मैं मंगोलिया में हूं, तुम किसी भी चीज की कीमत मुझसे नहीं ले सकोगी। गजाला कठोर निगाहों से उसे देखती रही। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बेहोश करता जाऊं, ताकि मेरे निकलने में तुम कोई अड़चन न डाल सको। थापर आगे बढ़ा। गजाला ने खुद को बचाने की जरा भी चेष्टा नहीं की। शायद वह जानती थी कि उसका ऐतराज चलने वाला नहीं है। थापर ने गजाला को बेहोश किया, फिर जिस सुरक्षित रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकल गया। अंधेरे में एक जगह घोड़ा बांध रखा था, जो कि उसने किसी का चोरी किया था। वहां से थापर सीधा ज्वाला के ठिकाने पर पहुंचा। वहां सब कुछ ठीक ठाक देखकर उसे खुशी हुई। थापर को वापस आया देखकर ज्वाला के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। थापर ने ज्वाला से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि गजाला को वह कैसी सजा देकर आया है। वह उसका और गजाला के बीच का जाति मामला था। सुबह के 8 बज रहे थे। जोधा सिंह नहाकर बाथरूम से निकला था। बदन पर धोए हुए प्रेस कपड़े पहने थे। शीशे के सामने खड़े होकर उसने गीले बालों को ठीक किया। तभी नगीना ने भीतर प्रवेश किया। वह भी तैयार नजर आ रही थी। 9 बजे रेस्टोरेंट खुलने का समय था और हमेशा की भांति गणपत ने 8:30 बजे नाश्ता तैयार करके उसके सामने रख देना था। जोधा सिंह नगीना को देखकर मुस्कुराया। ज्वाला का क्या हुआ? जोधा सिंह ने पूछा। खास कुछ नहीं। गणपत बता रहा था कि देवराज चौहान ने बीच में दखल देकर गजाला को वहां से वापस जाने पर मजबूर कर दिया और इस लड़ाई में चचा के कम और गजाला के ज्यादा आदमी गए हैं, नगीना ने जवाब दिया। गणपत ने उसे यह भी बता दिया था कि रात से ही देवराज चौहान और जगमोहन उसके कमरे में हैं, परंतु नगीना ने यह बात जोधा सिंह को नहीं बताई। जोधा सिंह ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पापा, बन्ने शाह आया है, वह आपसे मिलना चाहता है, नगीना बोली। जोधा सिंह ने आंखें सिकोड़कर नगीना को देखा। वह नीचे है, ऊपर भिजवा दूं उसे? नहीं, मैं नीचे जाकर उसे मिलाऊंगा। जोधा सिंह नीचे पहुंचा। नीचे जाने से पहले वह कमरे में होल्स्टर की पेटी बांध चुका था। बन्ने शाह ने उसे देखा तो मुस्कुराकर सिर हिलाया। शुभ प्रभात जोधा सिंह। जोधा सिंह ने सिर हिलाकर सिगरेट सुलगाई। खुमान सिंह ने तुम्हें याद किया है, बन्ने शाह पुनः बोला। क्यों? जोधा सिंह का स्वर शांत था। मैं नहीं जानता। यह कभी हो सकता है कि खुमान सिंह मुझे याद करे और कारण तुम्हें मालूम ना हो बन्ने शाह? मुझे नहीं मालूम। सुबह सोकर उठते ही खुमान सिंह का फरमान मिला, बन्ने शाह ने कहा। ठीक है, तुम जाओ। आ रहे हो? हाँ। बन्ने शाह चला गया। जोधा सिंह वापस ऊपर आया। खुमान सिंह ने बुलाया है। नगीना की आंखों में प्रश्न देखकर जोधा सिंह ने कहा। क्यों? कह नहीं सकता, लेकिन जो भी बात होगी ज्वाला से ताल्लुक रखती होगी, रात वाले हादसे से मेल खाती होगी। जोधा सिंह ने फेल्ट कैप उठाकर सिर पर रख ली, फिर होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकालकर उसका चैम्बर चेक किया और फालतू राउंड जेब में डाले। लेकिन आपका ज्वाला के मामले में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, जोधा सिंह ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर खुमान सिंह ने क्यों बुलावा भेजा? कोई बात करना चाहता होगा, जोधा सिंह ने कहा और बाहर निकल गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।